हेलो जी, गुड आफ्टरनून। आपका ये ऊर्जा, आपका ये जुनून, आपका ये पागलपन मुझे एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत कर रहा है। मैं सुबह से आज मार्केटिंग ही कर रहा था, लेकिन आपका देख करके जज्बा मुझे भी एक नया उत्साह आ गया और आपके साथ रोज की तरह उसी शिद्दत के साथ लगेंगे जैसे पर डे हम लोग मिलके करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूंकि वो अंतिम पड़ाव है, अंतिम घड़ी है और इसी में अपने आप को झोंक देना है समर्पण भाव से और लग करके आप सुनिश्चित अपना स्थान एक सीट पक्का करेंगे। आइए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, किस देश को जोगियों का देश कहा जाता है? जोगीश यानी हर्मिट। इसमें जो देश है ना, उत्तर कोरिया है। कौन सा देश है? उत्तर कोरिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उत्तर कोरिया को कहा जाता है। अगर आपसे कहें मोतियों का देश किसे कहा जाता है? मोतियों का देश किसे कहा जाता है? बोलो ना। बहरीन को कहा जाता है। किसे? बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है। अच्छा, अगर कहें कि आपका उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की अगर बात करें तो कौन सा देश है? जापान है। अगर आपसे कहें छिपते हुए सूर्य का देश, छिपते हुए सूर्य का देश, छिपते हुए सूर्य का देश की अगर बात की जाए तो वो देश कौन सा है? छिपते हुए तो आपका बेटन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेटन हो जाएगा। अगर आपसे कहें कि मध्यरात्रि सूर्य का जो देश कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। और हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती अगर बात करेंगे तो ये बहरीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सॉरी, हिंद महासागर का मोती श्रीलंका भैया। किसे कहा जाता है? श्रीलंका को। और इसे ही दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? श्रीलंका को दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची। उत्तर कोरिया बात आई। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया की सियोल। और इन दोनों देश की एक ही मुद्रा जिसका नाम वान है। क्या नाम है? वान। इसके अलावा अगर बात की जाए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजक करने वाली रेखा का नाम क्या है? 38वें समांतर। जबकि 17वें समांतर रेखा किसे? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच। इसके बाद में अगर आपसे कहें मैगीनाट रेखा, जर्मनी फ्रांस। हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड। और इसके बाद में अगर आपसे कहें कि मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। और रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान। डूरंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, कर्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण से जाना गया था? उदारवादी नेताओं में और प्रेरक के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है भैया? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनैतिक गुरु थे? हाँ, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले के कौन थे? एमजी रनाडे। गोखले के कौन थे? एमजी रनाडे। और एक और गुरु का नाम पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम सीआर दास, चितरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? चितरंजन दास था।
अगर आपसे कहें सुकरात किसका गुरु था? प्लेटो का। सुकरात किसका गुरु था? प्लेटो। और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखा जाए, अगला है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी। किस देश में? तुर्की में। तुर्की में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तुर्की में हुआ क्या था कि यहां पर जो मुसलमान थे, इन पर ब्रिटेन और ब्रिटेन के जो सहयोगी देश थे या मित्र राष्ट्र थे, वो सारे मुसलमानों पर यहाँ अत्याचार कर रहे थे। और यही कारण था कि यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी खिलाफत आंदोलन की। और भारत में जो खिलाफत आंदोलन चलाए थे अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। और खिलाफत आंदोलन कब चला था? 1919 से। और इस खिलाफत आंदोलन का भारत से महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना आदि व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया था। और इसी 1919 में वर्साई की संधि हुई। किसकी? वर्साई की। और रौलेट एक्ट कानून आया है कब? 19 मार्च 1919। रौलेट एक्ट कानून 19 मार्च 1919। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था 1919 का। जो भारत शासन अधिनियम 1919 का, उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इसी 1919 के अंतर्गत पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। और इसी के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, दो चीजें अलग हैं, द्वैध शासन अलग है और द्वैसदनात्मक व्यवस्थापिका की शुरुआत हुई थी केंद्र में। और इसी के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। किसकी? प्रांतों में द्वैध। आगे देखा जाए तो आपका जैसे अगर बात करें, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, पोलैंड नहीं है। पोलैंड एक देश है जिसकी राजधानी वार्सा है। और ईरान की राजधानी तेहरान। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम। ये वही जेरूसलम है जिसे दुनिया का सबसे पवित्र शहर कहा जाता है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? महायान के बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व की जो बात होती है महायान से। अच्छा, अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था हीनयान और महायान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। अच्छा, इनके जो चारों बौद्ध संगीतियां है ना, इसे जरूर याद रखना है। जैसे पहली बौद्ध संगीति कब हुई है? 483 में। दूसरी 383, तीसरी 251 और चौथी प्रथम शताब्दी। ये दोनों ईसा पूर्व में, बीसी में। स्थान की बात करें, राजगिरी। पहली कहां हुई? राजगिरी। दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन है। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। और इसके बाद में शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। अजातशत्रु। उसके बाद कालाशोक है। और कालाशोक के बाद अशोक है। और अशोक के बाद में कनिष्क है। ये आपके शासक थे। जबकि अध्यक्ष की बात करें, महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र तिष्ठ और कौन? वसुमित्र। वसुमित्र उपाध्यक्ष थे ना, अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा के स्थान की स्थापना का श्रेय जाता है मोहनदास करमचंद गांधी को। अच्छा, एक प्रश्न गांधी जी से और पूछा जाता है। चलिए भाई, हमें से कौन बताएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसका जनक गांधी जी को माना जाता है, गांधी जी को। और चला कब था? 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला था। और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। और सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकंड थे।
और थर्ड में थे ब्रह्मदत्त। थर्ड में कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। और इसके बाद में अगर आपसे बात करें तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था कब? 12 मार्च 1930। समाप्त कब किया था? 6 अप्रैल 1930। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था कब? 1 अगस्त 1920 को। और गांधी जी ने, अगर आपसे कहें कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। कब? डेट क्या है? 9 अगस्त। गलती मत करना, 8 अगस्त 1942 नहीं, 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, जबकि प्रभावी जो हो गया था वो 9 अगस्त 1942। दोनों तिथियां अलग अलग हैं। आगे देखेंगे, रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की। रियाल कहां की है? ब्राजील की। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया? ना 72 नहीं रहेगा, 1974। बिल्कुल सही है, 1974 याद रखिएगा। पहली बार वो 1972 में भैया स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, 5 जून 1972। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ है, लेकिन पहली बार जो मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया। इस बात को याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हर प्रकार के एग्जाम में आ चुका है। पहली बार 1974 में, लेकिन स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 5 जून 1972। और यही कारण था कि इसी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आगे अगर बात करें तो इस बार जो पर्यावरण की थीम थी मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है। और आगे चलेंगे, इसमें जैसे जो 1972 का एक वर्ष है, ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। कब का? 1972 का। अगर 1980 की बात करें तो इस समय वन संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम कब का? 1980। और टाइगर प्रोजेक्ट योजना कब का? 1973 का। अगर आपसे कहे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त है, जुलाई नहीं है भाई। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता। और पहली बार मनाया जा रहा विश्व खेल दिवस कितनी तारीख को? पहली बार विश्व खेल दिवस, अरे फुटबॉल दिवस है भैया, 25 मई। पहली बार 11 जून को घोषित हुआ, 11 जून 2024। विश्व खेल दिवस कितनी तारीख को? 11 जून को। और जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद। अगर आपसे कहें खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है उसका नाम क्या है? अभी इसका नाम क्या हो गया? मेजर ध्यानचंद। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1991-92, 1991 में घोषणा हुई थी और 92 में दिया गया। और पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला किसे? शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को 1992 में मिला हुआ था। और इसमें अगर बात की जाए, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम माइंड मास्टर। एक पुस्तक है जिसका नाम माइंड मास्टर। और इस बार जो मिला है लास्ट में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला है, ये मिला है शरद कमल अचंता और एक व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों को इस बार प्रदान किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आगे देखेंगे कई नंबर हुआ भैया? कविता संग्रह गीतांजलि किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी 2 रचनाएं, एक गीतांजलि और दूसरा गोरा। किसकी? रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने भारत के लिए और भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। किसने? रविन्द्रनाथ। बांग्लादेश के लिए जो लिखा उसका नाम अमार सोनार बांग्ला। भारत में पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस समय जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है और इसका जो संक्षिप्त गायन है वो 20 सेकंड है। कितना टाइम है? 20 सेकंड। और इसी गीतांजलि
रचना के लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए इसी बात पे छइयों क्षेत्र पहले पहले आप बता दें। जैसे साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर आपसे कहें भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को, कब मिला? 1930 में। फिर इसके बाद में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे? हरगोविंद खुराना को मिला। कब? 1968, 1968 में। इसके बाद मिला किसे है? शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को मिला कब है? तो मदर टेरेसा को 1979, 1979 में मिला। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो अरसास के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर सेन को मिला है 1998, 1998 में कल्याणकारी अरसास के लिए दिया गया। और इसके बाद जो मिला है वो मिला किसे है? रसायन के क्षेत्र में एस चंद्रशेखर रामारमण करके, जिन्हें प्रदान किया गया। आगे देखेंगे भैया, तो आपका हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी हैं। और यहां पर जैसे अगर बात की जाए कि ये सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस का वही नारा पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस का, जैसे जय हिंद है, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने बस इतनी बातें इनसे पूछी जाती, क्योंकि जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। चंद्रशेखर आजाद कि सुभाष चंद्र बोस किए थे अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस किए थे। कब किए थे? 1938 में। कहां पर किए थे? हरिपुरा में। और हरिपुरा कहां है? गुजरात में। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी। और फिर 1939 में ये तो जीत गए भैया, लेकिन गांधी जी द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार रहे उनके नाम पट्टाभी सीतारमैया था। क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया था। और जब वो हार गए तो गांधी जी रिसियाए गए, और यही कहा था कि फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और 1939 में इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया था। किसका? ये वही पट्टाभी सीतारमैया जिनके बारे में पूछा जाता है कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? पट्टाभी सीतारमैया द्वारा लिखा गया। और आगे अगर आपसे बात करें तो अगला है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है, जो कि आपका श्रीनगर जम्मू से प्रारंभ होता है और जाता कन्याकुमारी तक। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। और भारत में सबसे अधिक पक्की सड़कें किस राज्य में? कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र है। दूसरा उत्तर प्रदेश है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करेंगे तब अपना उत्तर प्रदेश होगा। कच्ची सड़कों के मामले में पहला राज्य उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। और ये गोल्डन फाइबर के रूप में जो जाना जाता है जूट को, किसे कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगर एक चीज आप हमको बताओ कि जैसे हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस है चाय दोनों, बांस और चाय दोनों हरा सोना के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में जैसे अगर आपसे बात करें कि अच्छा चीज बताओ, जूट उत्पादन करने में भारत का राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। अच्छा, जूट अनुसंधान केंद्र है कहां? रेसरा, पश्चिम बंगाल। रेसरा पश्चिम बंगाल। और गेहूं की बात की जाए तो अभी आएगा, गेहूं अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है करनाल, हरियाणा में। लेकिन प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन में वो राज्य आपका पंजाब है। और ऊन की बात की जाए तो ऊन विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन सा देश करता है? ऑस्ट्रेलिया। वहां जितने तो आदमी नहीं ना, उससे ज्यादा वहां भेड़ है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो भेड़ पालक होते ना, उन्हें जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? वही बात आ गई, उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। और कर्नाटक किसके उत्पादन में? कॉफी। कर्नाटक कॉफी। और पंजाब प्रति हेक्टेयर में चावल और गेहूं दोनों में। अच्छा, एक प्रश्न बताओ, अगर आपसे कहें भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नलकूपों की संख्या है? यूपी में।
अच्छा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नलकूपों का घनत्व ज्यादा है? पंजाब। वहां हर किसान के पास है, इसलिए घनत्व ज्यादा है। कहां? पंजाब में। लेकिन अब अपने यहाँ किसान वहां की अपेक्षा चूंकि बड़ा प्रदेश है, तो इसलिए यहां पर नलकूपों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वो घनत्व वहां पर ज्यादा है। कहां पर? पंजाब। अब जैसे अगर बात की जाए, एक फॉर एग्जाम्पल इसी बात को समझाना चाहेंगे जनघनत्व के माध्यम से। जैसे सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश, लेकिन जनघनत्व के मामले में बिहार है। अपने यहाँ का जनघनत्व 829 है, जबकि बिहार का कितना है? 1106 है ना। और सबसे कम जनघनत्व किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखेंगे, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक, सारे आपकी बात हो चुकी है, ये तो आपके पहले ही दूसरे दिन सब बता दिया। कटक उड़ीसा। दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी भैया, दक्षिण एशिया का वाराणसी। विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला, विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस मनीला। अगर आपसे कहे कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां? करनाल हरियाणा। अमूल डेयरी उद्योग कहां? आनंद नगर गुजरात, आनंद नगर गुजरात। और जो डेयरी संचालक है या पशुपालक है, उनको जो पुरस्कार दिया जाता है गोपाल रत्न पुरस्कार। पिछली बार ईपीबी का क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ, गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। और दुग्ध उत्पादन में जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये श्वेत क्रांति लेकर के आए कब थे? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कब आया था? 1970 में। और यही कारण है कि इनके जन्मदिन को 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भारत का संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और जबकि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को। और आगे देखेंगे, केंद्रीय हो गया ना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो वन क्षेत्रफल में पहला कौन है भैया? मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबकि प्रतिशत में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। चलिए, हम में से कोई बताएगा विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला देश? आरबीसी, रूस, ब्राजील, कनाडा। रूस, ब्राजील, कनाडा। ये वन क्षेत्रफल में विश्व में रूस, ब्राजील, कनाडा। हाँ, ब्राजील, रूस, ब्राजील, कनाडा। इसके अलावा वन अनुसंधान केंद्र का है देहरादून। वन प्रबंधन संस्थान का है भोपाल। और आगे बढ़ा जाए तो थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए ये 4-5 पॉइंट इसको लिख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसमें रेडियो आयोडीन 131, 3-4 बीमारी का बहुत महत्वपूर्ण भैया, जैसे आयोडीन, आयोडीन 131, घेघा, घेघा उपचार है, आयोडीन 131 है। सोडियम 24 रक्त का व्यतिकरण है। रक्त का व्यतिकरण है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर का उपचार है। कोबाल्ट 60, जी बिल्कुल सही, कैंसर का उपचार। इतना याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका, इतना महत्वपूर्ण बनता है। और आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगर बात की जाए मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन है। बाकी और जो है प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये नर हार्मोन है।
तो आपका इसमें ए वाला सही रहे, ये मादा हार्मोन है, बाकी और दोनों नर हार्मोन। 16 में ए भैया। हाँ, आगे देखा जाए। अगला 18 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के वर्तमान में अध्यक्ष, अभी कल ही परसों बताया था, अरुण कुमार मिश्रा। इससे केवल 3 बातें वही रिपीट होती हैं कि अभी वर्तमान में मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा। और मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है, 10 दिसंबर को। और पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। और मानवाधिकार अधिनियम कब आया है, 10 दिसंबर 1993। और आगे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन होगा भैया, किसी भी प्रणाली में वैधता की रिपोर्ट करें, ये नहीं किया जाता। अगला है नौकरी खोजने पेशेवरों से जुड़े रहने के लिए, तो इसमें लिंक्डइन होगा। क्या होगा, लिंक्डइन होगा। भारत और नेपाल के बीच जो युद्धाभ्यास सूर्यकरण हुआ उत्तराखंड में, कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच आपसे केवल यही महत्वपूर्ण रहेगा कि जो युद्धाभ्यास है किन देशों के बीच जो पूछा जाता वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैसे सूर्य किरण भारत श्रीलंका, मित्र शक्ति स्टारनेक्स किसके बीच, मित्र शक्ति स्टारनेट भारत श्रीलंका भैया। बोंगो सागर संप्रति सेवन बांग्लादेश, और जिम्बेक्स धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है। और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा आवाज ज्यादा आ रहा। आगे देखा जाए, अगला है भैया भामाशाह पशु बीमा योजना। ये प्रारंभ हुआ है राजस्थान द्वारा। किसके द्वारा, राजस्थान। अगर आपसे कहें भारतीय जीवन बीमा निगम कब स्थापित हुआ, 1956। भारतीय जीवन बीमा निगम कब, 1956 में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद, अरे भाई गलती मत करना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये चारों याद रखना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य हैं क्षेत्रफल में, गिरते क्रम में। और आगे देखा जाए, सबसे लंबा समुद्री तटवर्ती वाला राज्य गुजरात। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। GAT, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे लंबी समुद्री तटवर्ती सीमा लगाने वाला राज्य गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। लेकिन अगर कहे दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत का, तो आंध्र प्रदेश। कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और आगे देखेंगे, कुंभ के आयोजन के 9 ग्रहों में से किस ग्रहों की भूमिका सबसे ज्यादा होती है? नहीं, इसमें सभी की भैया, इनमें से सबका योगदान होता है, इसमें सभी का योगदान होता है। अच्छा एक बताओ, कुंभ कितने वर्ष बाद, 12, अर्ध कुंभ 6, और माघ मेला प्रत्येक वर्ष, माघ मेला। और विश्व का सबसे बड़ा मेला यही कुंभ मेला। अच्छा, कितने स्थानों पे लगता है? 4, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार। बाकी नदी तो आपको पता ही है ना। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत में साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसमें काम करता है। नहीं, यही इसमें सही है भैया, ये मंत्रालय के अंतर्गत होता है भैया। आगे, कुमारी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। अगर आप सरदना मेला मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ, जड़मुक्तेश्वर मेला हापुड़, कैलाश मेला आगरा, बटेश्वर पशु मेला आगरा, और सरधना मेला हो गया मेरठ। और इसके बाद में सैयद सलारपुर मेला बहराइच, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, और इसके बाद में
देवी पाटन मेला, बलरामपुर, तुलसीपुर। और आगे अगर देखा जाए तो अगला भी है, निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालन किया जाता है? ये 1861 है। हालांकि इसमें चेंजिंग आ गई, लेकिन अभी दिए गए विकल्प में यही रहेगा 1861। और आगे इंद्रधनुष 2.0 का संबंध है। इसमें जो है ना भैया, ये सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंकों का पुनर्जीवन है। देखिए इसमें क्या है, 3 चीजें हैं, याद रखना। यहां पर मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष योजना है, और इंद्रधनुषी क्रांति है। इंद्रधनुषी क्रांति, इसी को 2.0 नाम दिया गया। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे? टीकाकरण से। टीकाकरण नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को। इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से, बैंकिंग सुधार से। और इंद्रधनुषी क्रांति समग्र फसलों के उत्पादन से, समग्र फसलों के उत्पादन से, या इसी को द्वितीय हरित क्रांति कह सकते हैं। द्वितीय हरित क्रांति जो 1983-84 में आई। द्वितीय हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति 1966-67। अच्छा, वो क्लास चल रही है एकेडमिक वाली। आगे देखा जाए भैया, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है, और भारत ने जो अपनाया है कनाडा के मॉडल। किस समिति की सिफारिश पर? विजय केलकर। किस संविधान संशोधन द्वारा? 101वां। और लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। पहला राज्य असम, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर। वर्तमान में दरें कितनी हैं? 4, 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28। और स्लैब कितने हैं? 4। आपका सीजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये इसकी 4 दरें। कितनी दरें? 4 दरें हैं। और आगे देखा जाए, भारतीय संविधान का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने द्वितीय बैठक से। और जिस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन इन्हें देश का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और के.एम. मुंशी जो थे, ये कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो है, ये प्रारूप समिति में मेंबर थे, सदस्य थे। और श्री सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ये पहली बार जब संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्षता किए थे। क्यों इन्हें बनाया गया था? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे, सबसे बुजुर्ग थे। आगे, भारत में राज्यसभा सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। यहीं से संविधान संशोधन भी लिया गया। अच्छा, जिसको हम और आप चुनते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव, जैसे प्रधानिक चुनाव होगा, जिला पंचायत सदस्य के हो गए, बीडीसी के हो गए, संसदीय में देखो लोकसभा चुनाव, हम आप वोट डाले रहने का प्रत्यक्ष चुनाव का। लेकिन जब ब्लॉक प्रमुख का चयन होता है तो जो बीडीसी सदस्य होते हैं वो देते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। तो इस बात को इस तरह से ऐसे ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें हम और आप वोट डालें,
और अप्रत्यक्ष चुनाव जेका हमें सभी चुन के भेजन वही वोट डाले, ये प्रक्रिया में याद रखना है ना। ये जब 2016-17 का उसका जब हुआ था तो ये पूछा गया था इंटरव्यू का क्वेश्चन हमसे, है ना, पिछली बार वाले। आगे देखा जाए कहां तक पहुंचे भैया हम लोग, 31 हो गया। अच्छा बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय बन पहले ना रहा, ये पहले राज्य सूची में रहा। यका शिक्षा वन माप तौल को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा वन माप तौल को इसे डाल दिया गया। अच्छा चीज बताओ, अगर आपसे कहें कि राज्य सूची में वर्तमान में विषय कितने, क्यों कहा था 112 विषय, 61 है। कितने विषय हैं? 61 है। एक दिन आपको तीनों विषय अलग अलग लिखवा देंगे। 61 विषय। संघ सूची में कितने? पूरे सेंचुरी 100 विषय। और समवर्ती सूची में कितने? 52 विषय। याद रखना, राज्य सूची पे राज्य सरकार, केंद्र सूची पर भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाती है। लेकिन मान लिया अगर दोनों जने के बीच में झगड़ा हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य किया जाएगा। आगे देखा जाए भैया, अगला है क्या नंबर हुआ? हाँ, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? अरे मेघालय नहीं है भाई, क्योंकि मेघालय वो अलग से घिरा हुआ, असम को बांध रखा है मेघालय, है ना। तो अच्छा, तो ये सबका देरी हुआ हुए ना, समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा यही बता देते मेघालय वाली स्थिति। देखिए भाई, जैसे कहा जाता है ना, घी पे लड्डू टेढ़े में, थोड़ा सा तिरछा ही सही, लेकिन अपना ही भारत है, प्यारा भारत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा चीज बताओ, ये जो है ये भारत है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल यहीं तक आता है और ये मेघालय की स्थिति यही है और ये पूरा है असम राज्य। कौन सा राज्य है? ये असम राज्य भैया पूरा, ये इस तरह से असम पूर्वोत्तर का राज्य असम है जो सात राज्य से सीमा लगाता है और जितने भी पूर्वोत्तर राज्य में वो सबसे सटा हुआ, चाहे इधर अरुणाचल प्रदेश, चाहे नागालैंड, चाहे मणिपुर और चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो और ये मेघालय। तो मेघालय यहीं पे ये ब्लॉक हो जाता है क्योंकि असम ये दो ओर से घिरा हुआ है ना। चलिए आगे देखेंगे, फिर एक दिन आपको पूरा पड़ोसी देश बता देंगे, भारत तो मैप बना करके अच्छे से। आगे देखा जाए भैया, तो राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। और कालिदास की कल भी 5 पुस्तक के बारे में बात हुई थी। रघुवंश महाकाव्यम, ऋतु संहारम, विक्रमोर्वशीयम, और कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार सम्मोहन। जय गीत गोविंद किसकी रचना बहुत पूछी जाती? जयदेव, जो विकल्प हैं जयदेव, इनकी रचना का नाम गीत गोविंद है। और चंद्रवरदाई की रचना पूछी जाती है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की। अगर कहा जाए जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल, इस बहुराष्ट्रीय महल राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई, ये 1799 में बनाई। कब बनाई गई? पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर। अच्छा, यहीं पर भारत की स्थलीय झील है खारे पानी, जिसका नाम क्या है? सांभर झील, बहुत पूछी जाती है। देखो, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। लेकिन अगर कहे कि स्थलीय खारे पानी की झील, सांभर झील राजस्थान। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। और सबसे बड़ी पर्यटक झील, सबसे बड़ी पर्यटक झील जम्मू कश्मीर में है, डल झील है। कौन सी? और पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील सुपीरियर। वाह भाई, अमेरिका को यहाँ ले आते हैं। कौन सी है?
लोकटक झील है, जहां पर भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवुल लामजाओ और भारत की जो सबसे लंबी झील है जिसका नाम वेम्बनाथ झील है, केरल में ये 96 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 96 किलोमीटर लंबी है। और भारत की एक ऐसी झील जो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा या उल्का पिंडों द्वारा बनी है, उसका नाम क्या है? लोनार झील, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में, महाराष्ट्र के बुल्ढाना। अच्छा, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली? कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे। अच्छा, जल मेट्रो कहाँ चलती है? कोच्चि, केरल में। वाटर टैक्सी कहाँ चलती है? मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र। और आगे चलेंगे, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की है? संस्कृत भाषा। किस भाषा की? और आगे देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देता? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को अधिकार से हटाया किस संविधान संशोधन गया? 44वां। कब? 1978। इसे क्या बना दिया गया? 301 के तहत एक विधिक अधिकार बनाया गया। अच्छा, 19 आर्टिकल में जो प्रारंभ में उसके 6 भाग थे, उसमें किस भाग में था संपत्ति का अधिकार? 19F में था, 19F में। और आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात से संबंधित है? 360। वित्तीय आपात कहां से लिया गया? कहां से? वित्तीय आपात अमेरिका से, राष्ट्रीय आपात जर्मनी से। अच्छा, देश पर कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा? अब भाई एक बार नहीं लगा भाई, वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, गलती मत करना। वित्तीय आपात एक बार भी नहीं, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा। देखो नहीं तो एक प्रश्न मिस कर जाओ भैया, ये जान लीजिए। इसके अंदर की गहराइयों से बहुत तकलीफ होती जब आसान सा प्रश्न गलत होता है, और यही हमें अंदर और बाहर करता है। कठिन प्रश्न हर किसी के लिए कठिन होता है, याद रखिएगा। इसी पे जो सिंहावलोकन करके चलता है ना, जैसे शेर 2 कदम आगे बढ़ता है फिर पीछे देखता है कहीं खतरा तो नहीं है, इसलिए बिना चारों विकल्प सही से पढ़े हुए आगे बढ़ना नहीं है, जान लीजिए। आगे देखेंगे, हाँ 3 बार जो राष्ट्रीय आपात लगा इसके बारे में जान लें। पहली बार 1962 थी, 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था और 26 अक्टूबर को देश पर राष्ट्रीय आपात लगा है, और इसे 1968 में वापस लिया गया था। और आपको किसी दिन बताएंगे कौन राष्ट्रपति था, कौन प्रधानमंत्री था, सारी प्रक्रिया बताएंगे, बस आज खाली यही सुन लीजिए। इसके बाद में अगर आपसे बात करें, दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपात लगा है वो लगा कब है? 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और इसे भी वापस नहीं लिया गया कि इंदिरा गांधी ने 1975 वाला भी ठोक दिया। और इस दोनों को वापस कब लिया गया? 1977 में। अरे एनडीए सरकार, तो यही तो कारण है कि 25 जून को क्या घोषित कर दिया? संविधान का काला दिवस के रूप में घोषित कर दिया, अभी तो घोषित किया है। और आगे देखेंगे, ये गणगौर भारत के राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है। कहाँ का है? राजस्थान। तो आज की क्लास यहीं करते हैं, बाकी मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद।